आज चर्चा लोन पर। वक्त जरूरत हम लोन लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टियों को सिक्योर्ड रखकर लोन लेते हैं या फिर हमारी क्रेडिट के आधार पर हम अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। किन्हीं हालातों के चलते हम लोन नहीं भर पाते हैं तो क्या क्या कानूनी कार्रवाई बैंक कर सकता है, लोन नहीं भरने के क्या नुकसान है, बैंक द्वारा कब कौन सा किस तरीके का नोटिस भेजा जाता है, बैंक हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है और हम किस तरीके से अपने लोन का मोरेटोरियम करा सकते हैं, किस्त को छोटी करा सकते हैं, लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए कहूंगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें और पॉइंट टू पॉइंट हर बात को सुनिएगा, ताकि आज ये पूरा वीडियो लोन से रिलेटेड ए टू जेड रहेगा। साथियों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि यदि आप हमें बात करना चाहते हैं और यदि इश्यू आपके लोन का है तो आप इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि आपको कॉल बुक कराने की जरूरत ही नहीं है। इतनी जानकारी हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको दी जाएगी। अगर पूरा वीडियो सुनने के बाद भी यदि आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब हमारे वीडियो में मौजूद नहीं है तो आप हमारे इसी चैनल पर विजिट करके और भी वीडियो देख सकते हैं। हमारा ये भरोसा है कि आपका हर प्रश्न, आपके हर प्रश्न का सवाल, आपके हर सवाल का जवाब हमारे इस चैनल पर मौजूद है। इसके बावजूद अगर आप लोगों को लगता है कि आपको हमसे बात करने की आवश्यकता है तो डिस्प्ले पे जो मोबाइल नंबर दे रखा है वहां आप कॉल बुक क्लिक कर आपका नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो आपका कॉल बुक हो जाएगा और आपको फोन आएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब साथियों, हम बात कर रहे हैं लोन के संदर्भ में। हम कई प्रकार के लोन लेते हैं, चाहे वो हमारे कंज्यूमर लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, किसी भी प्रकार के लोन हो, लेकिन इन सारे लोनों को दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब वो होता है कि बैंक ने यदि आपको कोई राशि दी है तो उसके बदले कोई सिक्योरिटी अपने पास मॉर्गेज रखी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, गोल्ड हो, प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी यदि आप लोन नहीं भर पाए तो वह उनसे रिकवर कर सकती है। दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जिनको हम बिजनेस लोन कह सकते हैं, पर्सनल लोन कह सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन कह सकते हैं। ये आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपकी जो सिविल स्कोर है, उसके आधार पर आपको दिए जाते हैं। अब इन दोनों ही तरीकों के अंदर यदि मान लीजिए कि विषम परिस्थितियों, हालातों के चलते, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी लोन लेता है तो ये सोचकर नहीं लेता है कि मैं इस लोन को भरूंगा ही नहीं और मैं लोन की राशि डकार जाऊंगा, ऐसा लगभग कोई नहीं सोचता है। लेकिन लोन लेने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, घर में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, कभी लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो कभी उसके साथ कोई भयावह एक्सीडेंट हो जाता है, या उसका बिजनेस अप एंड डाउन हो जाता है, या कोई ऐसा लॉसेस आ जाता है जिनके चलते अगर वो लोन नहीं भर पाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि बैंक जब भी आपको लोन देता है 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल के टेनर के लिए, उसमें एक निश्चित ईएमआई होती है और उस ईएमआई के अंदर आपका मूल राशि भी जाती है और ब्याज भी जमा होता है। स्टार्टिंग ब्याज की दर ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा अमाउंट जो है वह आपके ब्याज में जा रहा है और मूल जो मामूली राशि है वह आपके अमाउंट के अंदर चुक रही है, मूल अमाउंट के अंदर। अब ऐसी परिस्थितियों में यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक आपके खिलाफ, पहले मैं शॉर्ट बता रहा हूं, सेक्शन 25 का केस फाइल कर सकता है, 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई कर सकता है, आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई कर सकता है, वसूली की कार्रवाई कर सकता है, सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है, और मेनली जो एक चीज है जिससे लेकर आप हमेशा परेशान होते हो और वह है रिकवरी एजेंट्स की। इसके साथ ही
यदि आप अपने लोन का मोरेटोरियम कराना चाहते हैं, लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका लोन माफ हो जाए, तो इस सारे बातों के संदर्भ में आज का हमारा ये वीडियो है। साथियों, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा कि यदि आपने कोई लोन लिया है तो आप डिफॉल्ट नहीं है तो आप लोन का मोरेटोरियम ले सकते हैं। यदि आप लंबा डिफॉल्ट कर चुके हैं तो आप लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं, जो सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज के मैटर में या सिक्योर्ड लोन के मैटर में मूल अमाउंट तक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। जहां पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की बात है तो वह 50% से 40% और 30% तक में भी सेटलमेंट हो सकता है। रही बात लोन माफ की, तो साथियों हम कहते हैं कि लोन माफ एक कपोल कल्पित बात है और इस बहकावे में कभी आपको नहीं आना चाहिए कि आपका लोन माफ हो जाएगा। कारण कि आपको जो पैसा दिया गया है वो पब्लिक का पैसा है, वही पैसा बैंक या एनबीएफसी यूटिलाइज करते हैं और दूसरे लोगों को लोन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप डिफॉल्टर नहीं है, मोरेटोरियम चाहते हैं, अपने लोन की किस्त को कम करना चाहते हैं या कुछ अलग बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने एरिया के एक्सपर्ट एडवोकेट जो कि इन चीजों का नॉलेज रखते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो बेहतर जानकारी आपको इस मैटर में देंगे। अब हम बात कर रहे हैं, यदि आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया, पहली किस्त डिफॉल्ट कर दी, बैंक या एनबीएफसी वह आपको केवल कॉल करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पेमेंट जमा करा दें। अगर आपने दूसरी ईएमआई बाउंस करा दी तो हो सकता है वह रिकवरी एजेंट्स को आपके घर भेजना शुरू कर दें। रिकवरी एजेंट्स कई बार इस प्रकार की बदसलूकी, बदतमीजी या फिर इस प्रकार की वल्गर भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि कई लोगों को रिकवरी एजेंट के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, या फिर ये कह लीजिए कि वह उस घुटन के अंदर अपनी जिंदगी को जीते और ये सोचते हैं कि किस तरीके से रिकवरी एजेंट से बात की जाए। तो साथियों, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदसलूकी नहीं कर सकता है। दिन के समय को छोड़कर ये नहीं कि रात के समय में आ जाएगा, आपके बिना परमिशन के आपके वर्किंग प्लेस पर भी वो नहीं आ सकता है। इसके लिए आरबीआई द्वारा नॉर्म्स जारी किए गए। अब यहां पर ये है कि आपकी 2-4 किस्तें बाउंस हो गई, आपको कभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि मैं सब इंस्पेक्टर ये बोल रहा हूं, मैं थाने से बोल रहा हूं, आपके खिलाफ एक एफआईआर आ रही है, आप तुरंत इसका पैसा जमा कराओ, नहीं तो 24 घंटे के अंदर आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और आपको बात करनी है तो मोबाइल नंबर दे रहा हूं, ये कंपनी के एडवोकेट है, इनसे बात कर लीजिए। साथियों, ये टोटल फर्जी लोग होते हैं, फर्जी लोग, जिसमें आपको खुद ही कहना है कि हमने एडवोकेट नरेंद्र जोशी का वीडियो देखा है, आप फर्जी है। यदि आप फर्जी नहीं है तो आ जाइए, मैं घर पे बैठा हूं, गिरफ्तार कर लीजिए। यूं ही एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है। लोन डिफॉल्ट होना आपका सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए और सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। साथियों, 1 या 2 ईएमआई जब आपकी बाउंस हो गई, ऐसी स्थिति में जब आपने ऑटो डेबिट की परमिशन दे रखी है, तो बैंक आपके खिलाफ सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का मुकदमा दर्ज करा सकता है। और जनरली एनबीएफसी कंपनियां क्या करती है कि यदि आप उदयपुर के हैं तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा चेन्नई में, और यदि आप चेन्नई के हैं तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा जयपुर में। तो ये बड़ी मुसीबतों वाली बात होती है। लेकिन सेक्शन 25 के केस से कैसे निपटना, इसकी जानकारी भी हमारे इस चैनल पे ब्रीफ में दे रखी है कि आप घर बैठे बिना कोर्ट जाए सेक्शन 25 का मुकदमा कैसे निपट सकते हो, उसकी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। कई बार जब आपकी लगातार लोन किस्तें ज्यादा हो जाती है तो बैंक आपके सिक्योरिटी रखे चेकों में पूरा लोन अमाउंट भरकर आपके चेक को बाउंस करा के आपके ऊपर 138 की कार्रवाई करते हैं। यदि आपको इस चीज का एहसास है कि उनके द्वारा ये एक्ट किया जा सकता है, तो उनके द्वारा आपका चेक बाउंस होने से पहले भी आप इस मामले में अपना बचाव कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हमारे द्वारा इस चैनल पे ब्रीफ में दी गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आती है आर्बिट्रेशन। मैक्सिमम आज की तारीख में अनसिक्योर्ड लोन के अंदर बैंक ये तरीके अपनाती है, वह आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है। और आर्बिट्रेशन का नोटिस भाई
कि आप उदयपुर के हो तो चेन्नई का नोटिस आएगा, आप जयपुर के हो तो आपको चेन्नई के नोटिस आएगा। तो साथियों यहाँ पर ये बात भी मानना जरूरी है कि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई तभी सक्सीड होगी जब आप उसके लिए परमिशन ग्रांट करेंगे। यदि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए प्रॉपर वे में कि आप जो है वो कंपनी के पैनल के एडवोकेट है, हमारे द्वारा हमें विश्वास नहीं है कि हमारे इस मामले में कोई आप हमारे पक्ष की बात सुनेंगे, या फिर यदि आर्बिट्रेशन करना ही है तो हमारे एरिया में किया जाए। आप रिप्लाई दे सकते हैं और उस आर्बिट्रेशन को नकार सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड आपके खिलाफ पंचायत आ भी जाता है तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए आपके शहर की सिविल कोर्ट में आना पड़ेगा। और सिविल कोर्ट में आपने मेरे पहले चैनल पे देखा होगा कि जयपुर वाणिज्यिक न्यायालय के द्वारा भी और हमारे उदयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा भी ऐसे कई आर्बिट्रेशन अवार्ड जो कि गलत मंशा के साथ किए गए थे, बिना सहमति के से किए गए थे और एक्स पार्टी किए गए थे, उनको कोर्ट ने नकार दिया। तो आर्बिट्रेशन के मैटर में जब भी नोटिस आए आप उस संबंध का भी जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो वसूली की कार्रवाई होती है, कई बार एनबीएफसी कंपनी डायरेक्ट वसूली की कार्रवाई करती है सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट का मुकदमा भी आपको लीड करना पड़ सकता है। लेकिन ये कार्रवाई बैंक बहुत कम करती है। कारण ये होता है कि इसमें उनको सिविल फीस पे करनी पड़ती है, कोर्ट फीस जमा करानी पड़ती है, जो कि कई स्टेट में 7% भी है तो कई कई स्टेट में 12% भी है। तो जनरली जो ये कंपनियां होती है वह वसूली की कार्रवाई में नहीं जाती है। इसके अलावा साथियों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी उनके पास मॉर्गेज है तो आज की तारीख में बैंकों के पास और एनबीएफसी के पास एक महत्वपूर्ण हथियार है, महत्वपूर्ण कानून है, सरफेसी एक्ट, जहां वो आपको एक नोटिस देंगे जो सरफेसी एक्ट की धारा 13 सबसेक्शन 2 का होता है, जिसमें 60 दिन का आपको टाइम दिया जाता है और 60 दिन के अंदर आपसे जवाब की अपेक्षा की जाती है और पेमेंट देने की बात की जाती है। यदि आप पेमेंट प्राप्त नहीं करते हो तो आगे 13(4) की कार्रवाई करके आगे का प्रोसेस फॉलो करते हुए आपकी प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेकर ऑक्शन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप नोटिस का रिप्लाई देते हो तो उस नोटिस का रिप्लाई जो आप देते हो उसका रिप्लाई दिए बगैर कोई भी एनबीएफसी या बैंक आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएगी। यहां पर आपके सामने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का ऑप्शन खुला है। एक्चुअली जब सरफेसी एक्ट की कार्रवाई होती है तो स्थानीय सिविल कोर्ट को यह अधिकार नहीं होता है कि वह उसमें किसी प्रकार का बीच में हस्तक्षेप कर पाए। तो सरफेसी एक्ट का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है ऐसी स्थिति में। तो इसलिए साथियों आपको चाहिए कि आपका लोन जो अगर प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है तो वह एनपीए नहीं होना चाहिए, वरना आपको सरफेसी एक्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ में मैं आपसे ये कहूंगा साथियों कि बैंक चाहे सेक्शन 25 का मुकदमा करे, चाहे 138 एनआई एक्ट का मुकदमा करे, चाहे रिकवरी एजेंट भेज के आपको डराए धमकाए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, या फिर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करे, या फिर वसूली की कार्रवाई करे, या सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करे, इन तमाम के संदर्भ में हमने हमारे इस चैनल पे हर चीज पर एक डिटेल वीडियो पोस्ट कर रखे अलग अलग, जिनको आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन साथियों यदि आपका लोन डिफॉल्ट नहीं है और आपको लग रहा है कि आगामी समय के अंदर आप लोन को नहीं भर पाओगे हैवी किस्त को, तो आप अपनी किस्त को कम भी करवा सकते हो, मॉनिटोरियम का लाभ भी ले सकते हो, लेकिन लोन माफी के चक्कर से दूर रहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और साथियों लोन के संदर्भ में हमारे द्वारा जानकारियां इसलिए दी जाती है कि कई लोग इस चक्कर में रिकवरी एजेंट से हरेस होकर कानूनी प्रताड़नाओं से कि जो उनको चक्कर काटने पड़ते परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा एक ब्रीफ जानकारी आपको हमेशा दी जाती है कि यदि किसी कारण से आप लोन नहीं भर पाओ तो आपके लिए क्या अधिकार है। साथियों हमारा कभी मकसद नहीं होता है कि आप लोन राशि का भुगतान नहीं करो। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ना वो ये है कि यदि आप लोन राशि को डिफॉल्ट करोगे ना, आपका सिविल स्कोर खराब होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी और भविष्य में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से आपको लोन नहीं मिल पाएगा। और रही बात सेटलमेंट की,
अगर आपका लोन सिक्योर्ड है तो साथियों इस चक्कर में मत पड़ना कि बैंक 20% या 30% में कोई सेटलमेंट कर देगा। आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी उनके पास मॉर्गेज है, उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। वो आपके घर पे आकर जब नोटिस चिपकाएंगे 4 लोग देखेंगे, इसी रेट से आप पेमेंट कर दोगे। लेकिन जहां आपका पर्सनल लोन है, जहां आपका क्रेडिट कार्ड लोन है, तो ये हाई रिस्क लोन होते हैं। इन स्थितियों में डिफॉल्ट होने पर कई बार एनबीएफसी बैंक या कंपनियां 30%, 35%, 40% यानी कि 25% के अंदर भी सेटलमेंट करती है। लेकिन वह सेटलमेंट हमेशा ही आपके सिविल स्कोर में प्रदर्शित होता रहेगा। यदि आपको लगता है कि मुझे भविष्य में कोई लोन लेना ही नहीं है और इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाना है, तो सिंपल सी बात है साथियों, आप उस मामले में सेटलमेंट कर सकते हो। साथियों, लोन नहीं भर पाने के नुकसान भी है, फायदे कुछ नहीं। यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को खराब करता है। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, वसूली की कार्रवाई, सरफेसी एक्ट या रिकवरी मामला, जो भी है, यदि आप किसी मामले में परेशान हो ना, तो निश्चिंत रहे, आपके लिए हर वीडियो पोस्ट है हमारे इस चैनल पे, जहां आप ब्रीफ जानकारी ले सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया उस व्यक्ति की डेथ हो गई और लोन सिक्योर्ड है, तो साथियों ऐसी स्थिति में आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उसने लोन को इंश्योर कराया था कि नहीं कराया था। अगर उसने लोन को इंश्योर कराया ना, तो आपको 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं है उस व्यक्ति की डेथ के बाद का। पहले की बात नहीं कर रहा हूं, डेथ के बाद का अमाउंट कह रहा हूं। तो वह राशि इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी वो जो लोन राशि है जो बाकी है वह उस एनबीएफसी या बैंक को अदा कर देगी। अब कई बार जानकारी नहीं मिलती है कि व्यक्ति की डेथ हो गई, प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज है, लोन इंश्योरेंस है कि नहीं है, तो आप आरटीआई के थ्रू या फिर एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अपने लोन के टोटल डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। वो आपका अधिकार है, कोई भी बैंक देने से आपको मना नहीं कर सकता है। अब प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, फिर भी अगर आप लोन राशि नहीं भर रहे हो तो साथियों आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है बैंक, वो उसका पावर है। किसी व्यक्ति की डेथ होने का मतलब ये नहीं है कि लोन माफ हो गया। हाँ, ये बात जरूर है कि लोन यदि अनसिक्योर्ड है और उस पार्टी की यदि डेथ हो जाती है तो बैंक तभी उनके वारिसान से वसूल कर सकती है जब उस वारिसान ने कोई संपत्ति उस मरने वाले व्यक्ति से प्राप्त की है तो ही। बाकी बैंक 1 रुपया वसूल नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में, क्योंकि कार्रवाई करेगा भी तो उसका कोई सेंस निकलेगा नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोन लो ना साथियों, अपने लोन को आप सिक्योर्ड करें, अपने लोन को प्रोटेक्ट करें, लोन का इंश्योरेंस जरूर कराएं, चाहे वो लोन छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि यदि आप नहीं रहे तो आपके घर की दशा क्या होगी ये आप जान सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी लोन लेते हो ना, उस लोन को इंश्योर जरूर कराएं। और साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जाती रहती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही एक बात बता दूं, ये जो सारे मैंने कानून बताए ना, नए कानून लागू हुए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन केसेस में कोई स्पेशल इसका इम्पैक्ट नहीं है कि आप ये सोचे कि उन नए कानूनों से आपको कोई विशेष दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि लोन डिफॉल्ट एक सिविल डिफॉल्ट कहलाता है, कोई आपराधिक मुद्दा नहीं है। यदि आपने फर्जीवाड़ा करके लोन नहीं लिया है तो आप निश्चिंत रहे, आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और यदि आप हमें बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक, टेक्स्ट मैसेज करके आप कॉल बुक करवा के बात कर सकते हैं। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर दिए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। और साथियों, एक बात जरूर कहूंगा, इस वीडियो को जो भी आपके साथी लोन के मैटर में परेशान है और मन में कोई गलत विचार ला रहे हैं, उनको शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि कोई और व्यक्ति इसी प्रकार का अपने जीवन के साथ कोई दूसरी दुर्घटना कारित न करे। क्योंकि वक्त निकल जाएगा, समय भी वक्त निकल जाएगा और ये बुरे दौर भी गुजर जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि आप ये ना सोचे कि आज जो आपके हालात है कल वही हालात मौजूद रहेंगे। आप इन तनावों से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।